हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टीममेट। और आज हम पढ़ेंगे फार्माकोकाइनेटिक्स के बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं कि फार्माकोकाइनेटिक्स का डेफिनेशन क्या है। इसका एक लंबा चौड़ा डेफिनेशन दिया है बुक में, जो आपको याद भी करना है एग्ज़ाम के लिए। बट फॉर अंडरस्टैंडिंग फार्माकोकाइनेटिक्स होता है फार्माकोकाइनेटिक्स। काइनेटिक्स का मतलब है मूवमेंट, मतलब ड्रग हमारे बॉडी में कैसे मूव कर रहा है, या तो इन सिंपल वर्ड्स व्हाट आवर बॉडी डज टू द ड्रग, वो है फार्माकोकाइनेटिक्स। अब फार्माकोकाइनेटिक्स के 4 पोर्शंस कह सकते हैं। सबसे पहले क्या होता है कि हम ओरल रूट में एक ड्रग लेते हैं, तो फिर उसका एब्जॉर्प्शन होगा, फिर वहाँ से वो सिस्टमिक सर्कुलेशन में आएगा, जहाँ से उसका डिस्ट्रीब्यूशन और रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा, और फिर जो बाकी बचे ड्रग्स हैं वो अपने टारगेट में जाएंगे और वहाँ पर अपना इफ़ेक्ट शो करेंगे। अब ड्रग्स हमारे बॉडी में क्या इफ़ेक्ट शो करते हैं उसको फार्माकोडायनामिक्स कहते हैं। उसको हम आने वाले क्लासेस में कंप्लीट करेंगे। तो जैसे वो अपना टारगेट देंगे, उसके बाद कुछ ड्रग्स का बायो ट्रांसफॉर्मेशन होगा लिवर में। बायो ट्रांसफॉर्मेशन को हम सिंपल वर्ड्स में मेटाबॉलिज्म भी कह सकते हैं। मतलब वो वाटर सॉल्युबल बनेंगे, वो कन्वर्ट होंगे वाटर सॉल्युबल में, ताकि वो प्लाज्मा में जा सके और फिर वहाँ से किडनी के थ्रू एक्सक्रीट कर सके। तो इसी तरह फार्माकोकाइनेटिक्स के 4 कंपोनेंट्स हैं। पहला है एब्जॉर्प्शन, सेकेंड है डिस्ट्रीब्यूशन, थर्ड में मेटाबॉलिज्म और फोर्थ में है एक्सक्रीशन। अब यहाँ पे जो पॉइंट मैंने कहा रीडिस्ट्रीब्यूशन, हर एक ड्रग रीडिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, सिर्फ वही ड्रग्स रीडिस्ट्रीब्यूट होंगे जो कि वेरी हाईली लिपिड सॉल्युबल होंगे। जिसका एक बेस्ट एग्जांपल है थायोपेंटॉन। थायोपेंटॉन को हम जनरल एनेस्थेटिक में यूज़ करते हैं, इसको हम बाद में पढ़ेंगे। तो जो बहुत ज़्यादा लिपिड सॉल्युबल है, तभी तो वो टिश्यूज़ और ऑर्गन्स में पेनिट्रेट कर सकता है, तभी उसका रीडिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा होगा। और क्योंकि वो प्लाज्मा में नहीं रहता, वो ज़्यादातर टिश्यू और ऑर्गन्स में जाकर स्टोर हो जाता है, इसीलिए वो शॉर्ट एक्टिंग होता है। अब आते हैं एब्जॉर्प्शन में। एब्जॉर्प्शन होने के लिए पहले उसको बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन को क्रॉस करना पड़ेगा। अब बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन को क्रॉस करने के 3-4 वेज होते हैं। सबसे पहला है फिल्ट्रेशन। अगर वो ड्रग वाटर सॉल्युबल है तो वो एज इन वैसे ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकता। फिल्ट्रेशन के लिए एक एक्वेस पोर का होना ज़रूरी है। तो अगर वो वाटर सॉल्युबल ड्रग है तभी वह एक्वेस पोर के थ्रू क्रॉस कर सकता है और वो बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके आ सकता है। अगर वो लिपिड सॉल्युबल ड्रग है तो क्योंकि हमारा जो सेल मेम्ब्रेन है वो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर से ही बना है, तो उसको कोई भी मीडियम या कोई भी पोर की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो डायरेक्टली मेम्ब्रेन को क्रॉस करके आ सकता है। और ये दोनों केसेस में एनर्जी नहीं चाहिए, ना एटीपी चाहिए, और ये दोनों ही अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट होता है फ्रॉम हाई टू लो। बस इस केस में ये वाटर सॉल्युबल होना चाहिए और इस केस में ये लिपिड सॉल्युबल होना चाहिए। अब थर्ड में है हमारा कैरियर मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट। इसके भी 2-3 वेज हैं। सबसे पहला है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में जो डिफ्यूजन होगा उसके लिए हमको एक ऐसा प्रोटीन चाहिए जो कि फैसिलिटेट करेगा, मतलब इसमें एक प्रोटीन यूज़ होता है। तो क्योंकि अगर इसमें प्रोटीन यूज़ हो रहा है तो वो सैचुरेबल भी है। अगर सारे प्रोटीन्स पहले से ही ब्लॉक्ड हो जाएंगे, जमा हो जाएंगे, तो कोई और प्रोटीन बचेगा ही नहीं उसको अंदर डिफ्यूज़ कराने के लिए, तो इसीलिए सैचुरेटेड हो सकता है। और इसी में एग्जांपल है पी ग्लाइकोप्रोटीन पम्प का, जो कि हम थोड़ी देर में देखेंगे। और इसका एक दूसरा है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट मतलब यहाँ पे एनर्जी यूज़ होगा और ये अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट होगा, फ्रॉम लो कॉन्सेंट्रेशन टू हाई कॉन्सेंट्रेशन। और इसके 2 तरीके से हो सकते हैं, या तो सिम्पोर्ट या तो एंटीपोर्ट। सिम्पोर्ट मतलब को ट्रांसपोर्टर होंगे। अब अगर ये एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और एक मॉलिक्यूल जा रहा है, तो इसका जो जाना यहाँ पे जो एनर्जी यूज़ हुआ वो एक दूसरे एटम या मॉलिक्यूल का ट्रांसफ़र करा सकते हैं इन द सेम डायरेक्शन। और एंटीपोर्ट मतलब अगर यहाँ पे एक मॉलिक्यूल जा रहा है, यहाँ पे जो एनर्जी यूज़ हुआ उसी के हेल्प से एक तीसरा जो मॉलिक्यूल है वो भी जा सकता है, बट उसके अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये हो गया सिम्पोर्ट और ये हो गया एंटीपोर्ट। तो ये जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है ना, ये प्राइमरी होता है और सेकेंडरी होता है। प्राइमरी कब बोलेंगे? जब जहाँ पे एनर्जी यूज़ हुआ वहीं पे वो मॉलिक्यूल ट्रांसफ़र हुआ। और सेकेंडरी बोलेंगे एनर्जी एक जगह पे यूज़ हुआ लेकिन उसका फ़ायदा कोई दूसरा मॉलिक्यूल लेके वो ट्रांसपोर्ट कर रहा है, तब उसको सेकेंडरी बोलेंगे। तो अब ये पी ग्लाइकोप्रोटीन पंप में आता है।
सपोज़ कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, सॉरी ये प्लाज्मा है और ये टिश्यू है। तो एक ड्रग जो हम देंगे वो पहले डिफ्यूजन के थ्रू सेल में आ जाएगा, तो यहाँ पे सेल के अंदर वो ड्रग का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा। उसके लिए एक पी ग्लाइकोप्रोटीन पंप होता है जो कि ऐसे बाहर होता है, वो क्या करेगा, उस ड्रग का इफ्लेक्स करवा देगा, ड्रग को बाहर ले आएगा। और इसका बेस्ट एग्जांपल है डिजॉक्सिन। और ये पी ग्लाइकोप्रोटीन पंप जो है ये हर ड्रग को बाहर नहीं ला सकता, ये सिर्फ उन ड्रग्स को लाएगा जो कि CYP3A4 जो है वो एंजाइम उनसे जो मेटाबोलाइज होते होंगे, सिर्फ उन्हीं ड्रग्स के लिए ये काम करता है। उसका एग्जांपल है डिजॉक्सिन। अब खुद सोचो आप, अगर पी ग्लाइकोप्रोटीन पंप का कोई इंड्यूसर होगा तो वो क्या ड्रग को बार बार बाहर लेते जाएगा, क्योंकि इंड्यूसर है तो वहाँ पे ड्रग का फेलियर होगा ना। उसका एग्जांपल में है रिफैम्पिसिन। और अगर कोई पी ग्लाइकोप्रोटीन पंप का इनहिबिटर होगा तो वो ड्रग को बाहर नहीं लेगा, वो वहीं पे ड्रग को रहने देगा, तो टिश्यू के अंदर ड्रग का कंसंट्रेशन बढ़ता ही जाएगा, तो जिसकी वजह से टॉक्सिसिटी होगा। उसका एग्जांपल है वेरापैमिल। और यही मैकेनिज्म को फॉलो करता है एंटी कैंसर ड्रग रेजिस्टेंट होता है। तो ताकि हम कितना भी ड्रग दे लें लेकिन वो जो टिश्यू है उसमें उसका कंसंट्रेशन रहता ही नहीं है, क्योंकि PGP पंप उसको बाहर रिफ्लक्स करवा देता है, तो इसीलिए उस ड्रग के अगेंस्ट हमारा बॉडी रेजिस्टेंट करता है। तो वहाँ पे हम ये PGP इनहिबिटर्स को यूज़ करते हैं। ये इनहिबिटर्स क्या करते हैं, वो रेजिस्टेंस को हटा देते हैं। तो ये एक क्लिनिकल है। अब आते हैं आयोनाइजेशन और अनआयोनाइजेशन वाले चीज़ पे। ये आयोनाइजेशन क्या है, आयोनाइज्ड हम तब बोलेंगे एक ड्रग को जब वो मीडियम और वो ड्रग दोनों डिफरेंट हो गए, तब जाके हम उसको आयोनाइज्ड बोलेंगे। और अनआयोनाइज्ड में pH मीडियम का और pH ड्रग का दोनों सेम होगा, तब जाके वो अनआयोनाइज्ड होगा। अब अगर एक ड्रग आयोनाइज्ड है तो वो एक प्रोटीन चाहिए, प्रोटीन के थ्रू ही वो ड्रग जाएगा प्लाज्मा में। तो क्या होता है कि अगर वो अनआयोनाइज्ड है, सॉरी अगर वो आयोनाइज्ड है तो या तो वो पॉजिटिव चार्ज के साथ है या फिर नेगेटिव चार्ज के साथ है, तभी तो उसको आयोनाइज्ड बोल रहे हैं। तो ये जो प्रोटीन है ये अगर नेगेटिवली चार्ज है, तो अगर एक पॉजिटिव ड्रग आ रहा है तो वो पॉजिटिव नेगेटिव है तो वो यहीं पे अटैच्ड हो जाएगा, और अगर एक नेगेटिव ड्रग आ रहा है तो वो रिपेल्ड हो जाएगा। तो इससे वजह से या तो ड्रग अटैच्ड रहेंगे या तो रिपेल्ड रहेंगे, तो वो यहीं तक ही रह जाएंगे, वो कभी उसको एब्जॉर्ब होंगे ही नहीं। और अगर एक ड्रग अनआयोनाइज्ड है तो उसमें कोई चार्ज नहीं है तो वो इजीली एब्जॉर्ब हो जाएगा, और जो ड्रग एब्जॉर्ब हो जाएगा वही लिपिड सॉल्युबल है, और जो आयोनाइज्ड वाला ड्रग है वो लिपिड इनसॉल्युबल है, मतलब वाटर सॉल्युबल है। अब एक और चीज़ ध्यान में रखना कि जो ड्रग आयोनाइज्ड है वही एलिमिनेट भी हो सकता है। एक ड्रग आयोनाइज है तभी जाके वो एलिमिनेट होगा। आयोनाइज क्या है, जिसका pH का मीडियम और pH ऑफ द ड्रग दोनों डिफरेंट है, और अनआयोनाइज्ड मतलब pH ऑफ द मीडियम और ड्रग दोनों सेम है। अब आते हैं एक और चीज़ जो कि है हेंडरसन हेसलबर्ग इक्वेशन। इसमें बस 2 फार्मूला है वो हमको याद रखना है। वो ये है कि अगर एक ड्रग एसिडिक है तो उसका pKa माइनस pH, pKa क्या है, pKa है pH ऑफ द मीडियम जहाँ में 50% ड्रग आयोनाइज्ड है और 50% ड्रग अनआयोनाइज्ड है, ये वो pH है। तो एसिडिक ड्रग के लिए अनआयोनाइज्ड बाय आयोनाइज्ड होता है और बेसिक ड्रग के लिए आयोनाइज्ड अपॉन अनआयोनाइज्ड होता है। ये इसलिए होता है क्योंकि जो एसिडिक ड्रग है उसका ये एसिडिक ड्रग है तो ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा, तो उसका इक्वेशन ऐसे हो जाता है, तो इसका अनआयोनाइज्ड फॉर्म ये रहता है और आयोनाइज्ड फॉर्म ये रहता है। और अगर बेसिक ड्रग है तो ये अपना प्रोटॉन डोनेट कर रहा है, तो इसलिए इसका आयोनाइज्ड फॉर्म ये हो जाता है और इसका अनआयोनाइज्ड फॉर्म ये हो जाता है। तो इन्हीं इक्वेशंस के अकॉर्डिंग ये दोनों डिराइव हुए हैं। तो ये एग्ज़ाम में बस या तो फॉर्मूला के ऊपर एक न्यूमेरिकल आ सकता है या फिर सिंपल फार्मूला ही पूछ सकते हैं। अब एब्जॉर्प्शन में एक लास्ट पार्ट है, वो है बायो अवेलेबिलिटी। बायो अवेलेबिलिटी को हम स्मॉल f से भी डिनोट करते हैं। ये बायो अवेलेबिलिटी होता क्या है, ये फ्रैक्शन ऑफ द अनचेंज्ड ड्रग दैट रीचेस द सिस्टमिक सर्कुलेशन। मतलब एक ड्रग को हम कोई भी रूट से ले सकते हैं, ओरल ले सकते हैं, IV ले सकते हैं। जितना फ्रैक्शन ड्रग का अनचेंज्ड होके प्लाज्मा में आता है सर्कुलेशन में, वो है उसका बायो अवेलेबिलिटी। और इसके कुछ फैक्टर्स होते हैं जो कि ये भी एग्ज़ाम में पूछते हैं। इसका जो बायो अवेलेबिलिटी है दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्जॉर्प्शन।
और एब्जॉर्प्शन फिर कई सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, जैसे सॉल्युबिलिटी, वो लिपिड सॉल्युबल है या नहीं, कॉन्सेंट्रेशन, कितना एरिया है एब्जॉर्प्शन का, जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन में सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होता है, वैस्कुलरिटी मतलब ब्लड फ्लो अगर ज़्यादा है तो ज़्यादा एब्जॉर्ब होगा, और रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। और ये बायो अवेलेबिलिटी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। अगर एक ड्रग हम ले रहे हैं और पहले से ही बस सिस्टमिक सर्कुलेशन में आने से पहले ही उसका कई सारा पार्ट मेटाबोलाइज हो जाता है फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, तो वो बहुत ही कम कॉन्सेंट्रेशन बचेगा उस ड्रग का जो कि सिस्टमिक सर्कुलेशन में आएगा, तो उसका बायो अवेलेबिलिटी कम हो जाएगा। तीसरे पे डोजेज फॉर्म, जिससे जो भी ड्रग हम आईवी में देते हैं उसका बायो अवेलेबिलिटी 100% रहता है, क्योंकि उसका कोई फास्ट पास मेटाबॉलिज्म नहीं होता, वो डायरेक्टली हम सर्कुलेशन में ही देते हैं, इसीलिए उसका बायो अवेलेबिलिटी 1 होता है। फिर है ड्रग का फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज़, जैसे कुछ ड्रग है जो कि डिग्रेड कर जाता है, डिसोल्यूशन हो जाता है। फिफ्थ में है इंटेस्टिनल मेटाबॉलिज्म, और लास्ट में है एक्सपोर्ट ट्रांसपोर्टर। अगर उनका कोई ट्रांसपोर्टर है जो कि फैसिलिटेट करवाएगा, या फिर जैसे पीजीपी वो उनका इफ्लक्स करवा देगा, तो ये सब कुछ फैक्टर्स है जिन पर बायो अवेलेबिलिटी डिपेंड करता है। अब बायो अवेलेबिलिटी का ये ग्राफ है जिसमें एक तरफ हम वाई एक्सिस में प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन लेते हैं और एक्स एक्सिस में टाइम लेते हैं, और ये AUC है, एरिया अंडर कर्व। तो अगर एक ड्रग को हम ओरली देते हैं, पहले तो उसका जो प्लाज्मा में कॉन्सेंट्रेशन उसका राइज करता है, फिर वो एक टाइम पे बाद आके रह जाता है, फिर वो ग्रेजुअली डिक्रीज़ करने लगता है। लेकिन इंट्रावेनस देते हैं तो वो शुरू से ही हाई में रहता है, क्योंकि हम सीधा सर्कुलेशन में देते हैं, और उसके बाद धीरे धीरे वो कम हो जाता है। और बायो अवेलेबिलिटी का निकालने का फॉर्मूला है कि एरिया अंडर कर्व ओरल का फिर IV का इंटू 100। अब एक और टर्म है बायो इक्विवेलेंस। बायो इक्विवेलेंस क्या होता है? ये बोलता है कि अगर दो फार्मास्यूटिकल कंपनीज जो हैं वो ऐसा एक कंपाउंड निकाल रहे हैं, मतलब एक ऐसा ड्रग वो बनाए हैं जिसका एक दूसरे ड्रग के साथ एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन और रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन सिमिलर हो, मतलब वो एक दूसरे ड्रग को बिल्कुल हूबहू कॉपी कर रहा हो। वो कब होगा कि पहले तो एक ड्रग होता है, वो जो मार्केट में आता है उसका एक पेटेंट पीरियड होता है, उस पेटेंट पीरियड के अंदर उस ड्रग को कोई कॉपी नहीं कर सकता, पर वंस वो पेटेंट पीरियड ख़त्म हो जाता है फिर उसी के टाइप के दूसरे ड्रग्स आ सकते हैं। तो ये तब है जब दूसरा ड्रग आएगा तो उसका एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन और रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन सिमिलर होना चाहिए एक जो पहला वाला जो ड्रग है उसके साथ। और FDA बोलता है कि अगर वो 20% सिमिलर हो गए, 20% उनका है प्लस माइनस थोड़ा बहुत, तो तब जाके उनको बायो इक्विवेलेंट बोला जाएगा। तो ये था बायो इक्विवेलेंस। एक और क्लिनिकल क्वेश्चन आता है जो मैंने आयोनाइज्ड और अनआयोनाइज्ड वाला चीज़ बताया, उस पर एक रीजनिंग आता है कि एस्पिरिन जो है ये एक एसिडिक ड्रग है, इसका pH 4 होता है। तो एस्पिरिन और ये गैस्ट्रिक एपिथेलियल सेल है। अब क्योंकि स्टमक का भी एसिडिक pH होता है, तो एस्पिरिन और स्टमक का दोनों का pH सेम हो गया, मीडियम सेम है उनका, तो इसलिए यहाँ पे आके वो अनआयोनाइज्ड हो जाएगा। मैंने कहा था यहाँ पे कि अगर pH उनका सेम रहा तो वो अनआयोनाइज्ड है, अनआयोनाइज्ड है मतलब एब्जॉर्ब्ड हो जाएगा। तो यहाँ पे एस्पिरिन बहुत ही ईजीली एब्जॉर्ब हो जाएगा एपिथेलियल सेल में, लेकिन वंस वो गैस्ट्रिक के सेल में आ गया वहाँ पे उसका pH 7.4 है, तो यहाँ से वो वापस नहीं जा पाएगा, तो एस्पिरिन वहीं पे आके स्टोर होता जाएगा और यहाँ पे वो एस्पिरिन को टॉक्सिसिटी कराएगा और फिर ग्रेजुअली गैस्ट्रिक एपिथेलियल सेल का डैमेज कराएगा। तो ये एक क्लिनिकल क्वेश्चन आता है। दूसरा चीज़ है कि यहाँ पे जो मैंने बताया था फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, और साथ ही एक वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट भी होता है। वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट में आता है एंडोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस और ट्रांससाइटोसिस। ये इजी है कि अगर ये एक सेल है और यहाँ पे एक मॉलिक्यूल का आना है तो ये सेल जो है वो उसको एनगल्फ करता है, तो वो है एंडोसाइटोसिस। फिर वो उसको वेसिकल में स्टोर करता है और फिर वेसिकल जो है वो मेम्ब्रेन से बाहर आ जाता है, तो वो है एक्सोसाइटोसिस। और अगर एक मॉलिक्यूल बिना मेम्ब्रेन में कोई चेंजेस किए सीधा सेल को क्रॉस करके आ जाता है तो उसको बोलते हैं ट्रांससाइटोसिस। तो एब्जॉर्प्शन में इतना ही था। इसके क्वेश्चंस में फार्माकोकाइनेटिक्स का डेफिनेशन पूछ सकते हैं और एब्जॉर्प्शन में
फिल्ट्रेशन, पैसिव डिफ्यूजन ये सब पूछते नहीं है, फिर भी अगर शॉर्ट नोट्स आ सकते हैं। पीजीपी के बारे में पूछ सकते हैं। और यहाँ पे जो आयनाइजेशन और अनआयनाइजेशन वाले क्लिनिकल क्वेश्चन हैं उनको पूछ सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बायोअवेलेबिलिटी, उसका डेफिनेशन, उसके फैक्टर्स और फॉर्मूला और कर्व, यही सब आता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। और इसका नेक्स्ट पार्ट डिस्ट्रीब्यूशन एंड ऑल मैं डाल दूँगी वीडियोस। अगर वीडियो अच्छा लगा और आपको थोड़ा सा भी हेल्प हुआ तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। थैंक यू।